बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, दो दहशतगर्द ममालिक ने पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। एक दहशतगर्द मुल्क है इसराइल और उसकी सरपरस्ती कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका और इसराइल दोनों आलमी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द ममालिक हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को ख़तरे में डाला हुआ है। गुज़िश्ता शब आपने देखा होगा कि जिस तरह इसराइल पर ईरान ने हमला किया, ये बल्कि मैं यूं कहूँगा कि ये हमला नहीं था, बल्कि ईरान का जवाबी वार था जो उन्होंने हसन नसरुल्लाह की शहादत के मौके पर ईरान ने जिसका ऐलान किया था। मशरिक़ वस्ता की ये जंग किन किन ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है और ये जंग कितनी फैल सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ट्वीट्स की, कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उन ट्वीट्स का नतीजा क्या निकल सकता है और क्या है, और अमेरिका इस वक्त क्या चाह रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसराइल पर मजमूई तौर पर कितने मिसाइल बरसाए गए, और फिर एक बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इसराइल के हवाले से एक तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्यों कम कर दिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान की सूरत हाल पर, कि जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आप सबके सामने है वो क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, और कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में बाकी 23 दिन रह गए हैं। जी नाज़रीन, काजी फैज ईसा सिर्फ 23 दिन के लिए चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे? क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर बनेंगे, या फिर कोई तीसरा जज चीफ जस्टिस बन सकता है? ये वो सवाल है जो अदालती हलकों में और मुख्तलिफ सतहों पर उठाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों इंतहा की हद तक मुतनाज़े हो चुके हैं। जी नाज़रीन, दोनों मुतनाज़े हो चुके हैं, और दोनों के तनाज़ात ने जिस तरह जो खतो किताबात हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मामला पब्लिकली डिस्कस किए जा रहे हैं, इस तरह ऐसा कभी नहीं हुआ। खतो किताबात जारी है, और एक खत कहीं से लिखा जाता है तो दूसरा खत कहीं से कोई फड़का देता है। तो ऐसी सूरत हाल में अदलिया की बदनामी, यानी सुप्रीम कोर्ट की बदनामी में बहुत इजाफा हुआ है। जज दस्तो गिरेबां हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या 63A का फैसला आने के बाद पार्लियामान बाआसानी 26वीं आईनी तरमीम कर पाएगी? जी नाज़रीन, अगर 63A को पहले की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है और पहले वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है, तो फिर पार्लियामान बाख्तियार होगी कि वो किसी भी कुर्बानी कोई भी कुर्बानी देकर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा सकते हैं। और जिसके लिए सबसे ज्यादा जो निशाने पर आएंगे वो आएंगे PTI के जो 41 जो पार्लिमानी अपना है MNAs हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बन सकते हैं। तो फिर अगर इसको रिवर्स किया जाता है, जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी भी असेंबली में कोई भी तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त ज़ेर समात नहीं है, कहीं पर ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं है। ये मामला अलाइव नहीं है, और अलाइव ना हो और उस दौरान एक ऐसे केस को लिया जाए और कि जिसकी इस वक्त कोई जरूरत ही ना हो, तो उसके पीछे कोई तो अवामिल होंगे, और कोई तो अवामिल होते हैं, और वो अवामिल हैं। तो अब अगर इसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम होती है, अदालती इस्लाहत होती हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वजूद में आती है, तो फिर क्या जस्टिस काजी फैज ईसा को उसका सरबराह बना दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को अगर हम गहराई में जाकर देखें तो जवाब आता है हाँ। काजी फैज ईसा जाते जाते सिर्फ 23 दिन जब उनकी रिटायरमेंट में बाकी रहते हो, उस वक्त इस तरह की चीज करे तो शक तो पैदा होगा, और शक है। अब उसको डिफेंड करने के लिए, रोकने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जिस तरह उनका कंडक्ट सामने आ रहा है, या जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर का कंडक्ट सामने आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि इन तीनों जजेस के अपने जाती मुफादात हैं, और जाती मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को दांव पे लगा दिया है। जी नाज़रीन, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का मुफाद क्या हो सकता है? उनका मुफाद ये हो सकता है कि उनको सस्ती शोहरत, और फिर जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि उनके मुफादात ये हैं कि वो चाहते हैं कि आईनी नोयत के जो मुकदमात हैं वो भी यही सुने। तो इसलिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है
वो वजूद में नहीं आनी चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज कोयटा में बार से खिताब किया, और जिस शद व मत के साथ खिताब किया और जिस शद व मत के साथ उन्होंने जाहिर अपना जो खदोखाल है अदालत अपना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जिस शद मत के साथ उसके खदोखाल पेश किए और जिस तरह वकला को एतमाद में लिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसके नताज निकल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब चीफ जस्टिस कौन बनेगा? क्या चीफ जस्टिस काजी फायद साहब बनेगा? क्या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे? या चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर बनेंगे? क्योंकि गेम सिर्फ 23 दिन का है। अब इन 23 दिनों में ये सारा मामला फाइनल होना है। अब इस वक्त अगर हम देखें तो ये तीनों जजेस मुतनाज़ हो चुके हैं और तीनों जजेस किसी सूरत में जो है वो चीफ जस्टिस बनने के अहल इस वक्त नहीं रहे। तीनों का कंडक्ट ये साबित कर रहा है कि तीनों चीफ जस्टिस रहने के काबिल नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चौथा शख्स कौन है जो चीफ जस्टिस बन सकता है? तो क्या उसके चीफ जस्टिस बनने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी तरमीम लाई जाए कि जो पार्लियामान को या पार्लियामेंटेरियंस को या फिर एग्जेक्टिव को इतने अख्तियारात दे कि वो इस तरह यानी एक कमेटी बने और वो 5 जजेस की फहरिस्त जाए और उसमें टॉप मोस्ट जो सीनियर 5 जजेस हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करे? जी नाजरीन, यही होने जा रहा है और यही होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो याया आफरीदी साहब बन सकते हैं। जस्टिस याया आफरीदी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुतनाज़ जजेस के होते हुए सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार नहीं रह सकती। तो बहरहाल नाज़रीन, आज 63A के हवाले से केस की समाअत है। गुज़िश्ता रोज भी हुई, गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स भी आपने सुने और ऐसा लग रहा था कि जैसे फिक्स्ड मैच था और फिक्स्ड मैच में फिक्स्ड चीजें सामने आ रही थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इसराइल के हवाले से। 7 अक्टूबर 2023 से जिस तरह इसराइल ने गजा और दीगर इलाकों पर हमले जारी रखे हुए हैं, कभी पेजर धमाके होते हैं, कभी वॉकी टॉकी से धमाके होते हैं, यानी एक बाकायदा दहशतगर्दी। उसके बाद फिर हिजबुल्लाह को इस जंग में ले आना, घसीट कर ले आना और हसन नसरुल्लाह की शहादत, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले और फिर लिबनान पर हमले जमीनी हमले। इससे ये साबित होता है कि सूरत हाल बहुत कशीदा है और ये सूरत हाल खुद इसराइल ने इसको खराब किया है। तो इस वक्त गुज़िश्ता शब आपने देखा होगा कि ईरान ने हाइपरसोनिक फतह ब्लास्टिक मिसाइल 400 मिसाइल फायर किए उन्होंने जो इस्फहान से, तबरेज से, खुरमाबाद से, करज से और अराक से। और ये जो फायर हुए मिसाइल, ये F-35 जहाजों का एक अड्डा है। ये अड्डा है न्यूटम एयरबेस इसको कहते हैं, उस पर हमला किया गया, क्योंकि इसी F-35 जहाजों के अड्डे से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था, जिसमें हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे। जिसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया था कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की। उन्होंने ट्वीट किए, 2-3 ट्वीट हैं, 3 ट्वीट हैं। 3 ट्वीट में, एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ज़ियोनिस्ट रिजीम इज गॉन, ज़ियोनिस्ट रिजीम इज गॉन। और एक ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महज जो ज़रब सेयोनी रियासत के को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद तकलीफ दे होगी। और फिर उन्होंने जो है वो एक ट्वीट और किया है जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल जो है वो इंटेलिजेंस से एक तस्वीर बनाई है मिसाइलों की, उसके ऊपर लिखा है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, जो बहुत जबरदस्त वायरल हुए हैं। तो बहरहाल सुप्रीम लीडर का ये ऐलान और उसके बाद ये कह देना कि हमारा हमला मुकम्मल हुआ और अब अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बहुत नाजुक है, बहुत संगीन है। इसराइल ने अगर ईरान पर कोई भी जवाबी हमला किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इसराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो 400 मिसाइल दागे गए, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, 200 मिसाइल फायर हुए और उनको जो इनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उससे नाकारा बना दिया गया। लेकिन वीडियोस मुतवातिर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि मिसाइल एयरबेस पर गिर रहे हैं, मिसाइल आबादी पर गिर रहे हैं, मिसाइल मुख्तलिफ जगहों पर गिर रहे हैं। और ये मतलब कहाँ गया इनका एयर डिफेंस सिस्टम? इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा हो चुका है।
बिल्कुल नाकारा हो चुका है। यूं समझ लें कि दो आलमी दहशतगर्दों ने दुनिया के अमन को खतरे में डाल रखा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि ईरान को हमले के नतायज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है और इसराइल का दिफा करना हमारा हक है और हम हर मुमकिन दिफा करेंगे। और उसके अलावा इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान ने बड़ी गलती कर ली है, ईरान को इसकी कीमत चुकाना होगी। हमारा असूल है कि जो भी हमलावर होगा हम उसका जवाब देंगे। अब उसके बाद अमेरिकी जो नायब सदर है और डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार है कमला हैरिस, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हर जरूरी इकदाम करेगा। ईरान मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। इसराइल की सलामती के लिए वाबस्तगी गैर मुतजलजल है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो वजारत खारजा है, अपना वजारत खारजा की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें दो वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है और ये स्टेट टू स्टेट हमला है, यानी एक स्टेट ने दूसरी स्टेट पर हमला किया है और अमेरिका इसका जवाब देगा। तो भाई अमेरिका इसका जवाब क्यों देगा? अमेरिका और इसराइल ने, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, कि पूरी जो दुनिया के अमन को खतरे में डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने खुद अपने वजूद को खतरे में डाला हुआ है। और इस वक्त अगर हम देखें तो बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। अब जारी बयान में कहा है कि इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और जिसकी वजह से इसराइल के लिए सिक्योरिटी खतरात बढ़ गए हैं। इसराइल की गजा में जंग और जनूबी सरहद पर जमीनी कार्रवाइयां 2025 में भी जारी रहेंगी। ये सोचने की बात है। मजीद कहा कि इसराइल की रेटिंग A+ से कम करके A कर दी गई है और आउटलुक तवील मुद्दत तक मनफी नजर आ रहा है। तो इसराइल, यूं समझ लें कि इसराइल की मईशत जमीन बोस हो चुकी। इसराइल ने इतना असला खरीदा है और बेचने वाला कौन है? बेचने वाला अमेरिका है। और यही वो चीज है जो सपोर्ट कर रही है इसराइल को कि आप जो है वो पूरे मशरिक वस्ता को, कि अमन को खतरे में डाल दो। पीछे हम बैठे हैं ना, हम आपको असला बेचेंगे। और वो दुकानदार है, वो दुकानदारी कर रहे हैं, वो असला बेच रहे हैं। इसराइल असला खरीद रहा है और इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों को मार रहा है। निहत्ते फलस्तीनियों को, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कल वाले व्लॉग में, कि गजा पर जिस तरह बम्बार्टमेंट की गई, जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए, जिस तरह की कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुए, पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बात है। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ने भी इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया और इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसराइल को तबाही बुला रही है और इसराइल की तबाही बहुत बड़ी तबाही होगी, क्योंकि इसराइल की तबाही से अमेरिका भी जमीन बोस होगा और ये चीजें अब बहुत दूर नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो एविएशन सिस्टम है, उन्होंने जहाज़ों के अपने रूट्स, पैसेंजर जो जहाज आ रहे हैं उनके रूट्स चेंज कर दिए हैं और अफगानिस्तान और ईरान के अतराफ से आने वाले जहाज़ों की कड़ी निगरानी की जा रही है। और मुख्तलिफ ममालिक ने ईरानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से अपने लोगों को रोक दिया है। अमेरिका ने सख्ती से रोका है, बरतानिया ने रोका है, कनाडा ने रोका है, मतलब कोई भी ईरानी हदूद इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत 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 खतरनाक है। ये सूरत हाल एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है। मैंने कल भी कहा था कि इस वक्त 4, यानी जिस तरह इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, अब घसे एक सिर्फ हमला इसराइल का ईरान पर, यह फिर बराह रास्त जंग हो जाएगी। ईरान और इसराइल की जंग तुर्की को घसीट कर लाएगी और इसराइल जो सफारती मार्ग पर दुनिया में शदीद आइसोलेशन का शिकार है, मजीद आइसोलेट हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान जद में आता है तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे, उसके असरात अफगानिस्तान पर पड़ेंगे, और अगर पाकिस्तान पर असरात पड़ते हैं तो फिर ये असरात चाइना तक फैलेंगे, उधर जो है वो रशिया तक फैलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में यूं समझ लें कि एक और नई आलमी जंग हमारे सर पर है और ये जंग हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाला और कोई नहीं, एक अमेरिका है और एक इसराइल है। पूरी दुनिया को चाहिए, आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इन दोनों दहशतगर्दों को लगाम दें, इनको रोकें, इनको कंट्रोल में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हों और फिर सूरत हाल इतनी खतरनाक हो जाए कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसानियत को भुगतने पड़े। इन दोनों ममालिक ने हमेशा से
इंसानियत को खतरे में रखा हुआ है। इराक हो, अफगानिस्तान हो, लेबनान, अपना तुर्की हो, उसके अलावा लीबिया हो, और जितने भी दीगर ममालिक हैं, जहां जहां देखेंगे आपको अमेरिका ही नजर आएगा, अमेरिका की दहशतगर्दी ही नजर आएगी, अमेरिका के पांव ही नजर आएंगे। जिस तरह अफगानिस्तान पर बम्बार्टमेंट की गई थी, जिस तरह इराक पर बम्बार्टमेंट की गई थी, जिस तरह एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दिया गया था, उसको तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी और ना ही कर सकती है। तो फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।